Assalamualaikum students, वेलकम टू इको 401 लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस। ये एक नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस मीन्स ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह नहीं है, बल्कि ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों? क्योंकि इसका लिंक सोसाइटी के साथ है। नेचुरल साइंस तो लेबोरेटरी वगैरह में तैयार होती है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन डिसीजन के ऊपर। जिस तरह ह्यूमन डिसीजन लेंगे उस लिहाज से इकोनॉमिक्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं। नाउ कम टू डेफिनेशन नंबर 1। पीपल सोसाइटी में रहते हुए गुड्स एंड सर्विसेज की किस तरह प्रोडक्शन करते हैं, किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और किस तरह उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखो, इकोनॉमिक्स जो लफ्ज है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिस दो वर्ड से। ओइकोस मींस हाउस एंड नोमस मींस कस्टम एंड लॉ। नाउ डेफिनेशन नंबर 2। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप देखते हैं, किसमें? बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स नीड्स। एंड्स का मतलब है नीड्स, ख्वाहिशात, एंड स्केयर्स मीन लिमिटेड, थोड़ी, मींस जराए। यानी कि एंड्स एंड स्केयर्स मींस का मतलब होता है कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, जबकि हमारे पास जो जराए हैं वो थोड़े हैं। और अल्टरनेटिव यूजेस मुख्तलिफ इस्तेमाल रखते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि एक तो हमारे पास जराए थोड़े हैं और वो इस्तेमाल भी क्या रखते हैं? मुख्तलिफ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 500 रुपये हैं और एक स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं आओ यार मूवी देखने चलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार एग्जाम है, मैंने नोट्स भी लेने हैं, तो ये क्या मैंने 500 अल्टरनेटिव यूजेस रख रहे हैं कि या तो मैं मूवी देखने चला जाऊँ या क्या करूँ, नोट्स देख लूँ। एक तो मेरे पास जराए थोड़े भी थे, ठीक है। एंड्स एंड स्केयर्स मींस कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो थोड़े हैं, जबकि हमारे पास जो ख्वाहिशात है वो लामहदूद हैं और वो मुख्तलिफ इस्तेमाल भी रखती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस। there are two branches, normative and positive science। सबसे पहले नॉर्मेटिव के बारे में एक चीज स्टूडेंट्स देख लो। इसके बारे में हम अंदर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स के बारे में भी किसी इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये पता चला कि ये बताया इकोनॉमिक्स ने कि मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो साथ में ये भी बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किस तरह करना है, कौन सी पॉलिसी आप यूज करके अनएम्प्लॉयमेंट को मुल्क से कम कर सकते हो। इसी तरह ये बताएगा कि मनी सप्लाई की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है मुल्क के अंदर चीजों के रेट्स बढ़ने को कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर ये पता चला कि मनी सप्लाई की वजह से हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसको कम करना, तो ये पॉलिसी भी बताएगी कि किस तरह आपने इन्फ्लेशन के जो रेट को कम करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया जाता है? एक तो उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाता है कि कौन सी पॉलिसी के थ्रू आप उसको ठीक भी कर सकते हो। यानी कि इनकॉर्पोरेट वैल्यू, यानी कि जजमेंट भी ये करेगा और उसके बाद किस तरह आप अपने गोल को बेहतर कर सकते हो, किस तरह उसको पूरा कर सकते हो, उसके बारे में भी बताया जाएगा। यानी प्रॉब्लम्स के बारे में भी और उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। लेकिन पॉजिटिव साइंस में सिर्फ एनालाइज किया जाएगा फैक्ट्स एंड बिहेवियर का, यानी कि ओनली प्रॉब्लम्स का मतलब है कि इसके अंदर हम सिर्फ ये हमें बताएगा कि जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसको कम करो, किस तरह कम करना है उसके बारे में कोई भी पॉलिसी ये नहीं बताएगा। ये बताएगा जी मनी सप्लाई इफेक्ट्स करती है इन्फ्लेशन को, लेकिन अब इन्फ्लेशन को कम किस तरह करना है वो नहीं बताएगा, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम भी बताई जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है, लेकिन पॉजिटिव साइंस के अंदर जस्ट उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। नाउ गुड्स क्या होते हैं? थिंग्स व्हिच प्रोड्यूस टू सेल। कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, बनाने को। फॉर एग्जांपल मोची या जूते बना रहा है, कपड़े वाला कपड़े बना रहा है, तरखान फर्नीचर बना रहा है, तो ये कौन सा बिजनेस कार्य है? गुड्स का कार्य है। इसी तरह सर्विसेज, सिर्फ जस्ट डूइंग समथिंग, नॉट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, वो कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा पर बिजनेस कर रहा है। टीचर है, कुछ चीज प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा? सर्विसेज जिसमें कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की जाती। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कि कितने मराहिल से गुजरकर
कोई प्रोडक्शन होती है, यानी कि देयर आर 4 फैक्टर्स, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज मिस होगी तो हमारी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो सकती। ये 4 चीजें मिलेंगी तो फिर हमारी प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड नहीं होगी तो बिजनेस कैसे करेंगे, कहाँ पे बिजनेस करेंगे? तो ये क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो सकता है लैंड। अगर आप इंडस्ट्री का कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए भी आपको लैंड की जरूरत तो पड़नी है। इस तरह कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है सरमाया। सरमाया का मतलब होता है कि कोई चीज बेच के उसको मजीद पैसे कमाना। और वो पैसे किस तरह बिजनेस कमाता है, सरमाया किस तरह कमाता है? वो सिर्फ कमाता है ड्यूरेबल प्रोड्यूस गुड्स के लिए। ड्यूरेबल प्रोड्यूस गुड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीनरी है, मशीनरी को मैंने इस्तेमाल करके उससे कोई ना कोई चीजें बनाएंगे, शूज बनाए, जैकेट्स बनाएंगे, जो भी बनाया है उसको मैं सेल करके क्या करूंगा, उससे कैपिटल सरमाया इकट्ठा करूंगा। इसी तरह लेबर, लेबर क्या होता है? मैन पावर को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई बिजनेस करना, इंसानी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए। इंटरप्रेन्योरशिप, ये नया पॉइंट है आपके लिए। इंटरप्रेन्योरशिप होता है मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी यानी कि किसी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की सलाहियत, जैसे मैनेजर हम रखते हैं। तो मैनेजर एबिलिटी के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर के लिए कोई मैनेजर भी हो सकता है या ओनर खुद भी मैनेजमेंट का काम संभाल सकता है। लेकिन एक चीज याद में रखनी है, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? मैनेजर एबिलिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की एबिलिटी। नाउ स्केर्सिटी, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी होना। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग स्टूडेंट्स, कमी का मतलब ये नहीं है कि गुड्स आर रेयर, गुड्स नायाब है ही नहीं, बल्कि स्केर्सिटी का मतलब कमी होता है। कमी का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर ये नहीं कि थोड़ी चीज होना, थोड़ी नहीं होना। स्केर्सिटी का मतलब होता है कि चीज जो इकोनॉमिक्स के जो रिसोर्सेज है, जो इकोनॉमिक्स की जो रिसोर्सेज है वो दैट आर अनएबल टू सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जो अगर उस चीज के अंदर जो चीजें बन रही हैं उस कंट्री के अंदर, वो उस मुल्क की सप्लाई और डिमांड को पूरा नहीं कर रही, यानी कि चीजें बन रही हैं। आपकी एक मिसाल देता हूँ, फिर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम के अंदर 50 चेयर्स हैं और स्टूडेंट भी 50 बैठने वाले हैं तो दैट इज इनफ। दूसरी तरफ दूसरे रूम के अंदर 50 चेयर है और बैठने वाले 70 हैं, तो क्या 50 फिगर्स को हम चेयर्स को कम कहेंगे? नहीं, बल्कि उधर डिमांड ज्यादा थी, डिमांड के लिहाज से सप्लाई क्या थी? कम थी, उसे हम कहेंगे स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होता है? डिमांड के लिहाज से सप्लाई कम होना, दैट इज कॉल्ड स्केर्सिटी। इसी तरह रैशनैलिटी, रैशनैलिटी तो अक्लमंदी के साथ कोई फैसले करना। फॉर एग्जांपल, लिमिट द सप्लाई एंड इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर जो है और जो मतलब आपकी सप्लाई है उसको क्या करना, लिमिट के अंदर रखना, ताकि कल को आपको कोई स्केर्सिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए, एक लिमिट के अंदर काम हो। और ये दो बंदे कंट्रोल करते हैं, एक कौन करता है? मार्केट इसको कंट्रोल करती है रैशनैलिटी के साथ, और दूसरी गवर्नमेंट इसको रैशनैलिटी के साथ कंट्रोल करती है। इसी तरह इकोनॉमिक सिस्टम, कितने इकोनॉमिक सिस्टम है? सबसे पहले डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि मुल्क का जितना भी निजाम, सारा कुछ सिस्टम है, जो भी डिसीजन लेना है वो किसके हाथ में होता है? डिक्टेटर के हाथ में होता है। डिक्टेटर कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी एक खास ग्रुप हो सकता है। सिंपली डिक्टेटरशिप के अंदर मुल्क के जितने भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? एक डिक्टेटर लेगा। इसी तरह कमांड या प्लान इकोनॉमी, इसके अंदर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, किस तरह करना है इकोनॉमिक्स के अंदर, मुल्क के अंदर, वो सारा कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। मेजर जितने भी डिसीजन लेने हैं इस पॉलिसी के थ्रू वो कौन करते हैं? गवर्नमेंट ही सारे मुल्क के डिसीजन लेती है, कोई और मुल्क के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। इसी तरह कैपिटलिस्टिक या फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक या फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? मुल्क के जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो जितने भी होंगे वो डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन, यानी कि जहां पर फॉर एग्जांपल जहां ये डिमांड और ये सप्लाई जहां पर ये इंटरेक्ट कर रही है वहां पर उस मुल्क की जो प्राइस है वो फिक्स कर दी जाती है, यानी कि इतनी प्राइस होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखो, किस पे डिपेंड करती है? प्राइसेस हमेशा प्रोड्यूसिंग कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो शख्स जितनी चीज को पैदावार करने में उसके पैसे लग रहे हैं ना, उतनी प्राइस यानी कि उतने उसको पैसे मिलने भी चाहिए। लेकिन अगर प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कम होगी अल्लाह ना करे तो फिर वो क्या, वो मुल्क क्या करता है? उसकी जो चीज की सप्लाई है उसको कम कर देता है, चीज को मार्केट के अंदर लेके ही नहीं आता। तब लेकर आएगा जब उसकी प्राइस प्रोड्यूसिंग कॉस्ट के बराबर हो जाएगी।
इसी तरह इस्लामिक इकोनॉमी नाम से जाहिर है, के अंदर क्या होता है, इस कंट्री के अंदर जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे किसके मुताबिक लिए जाएंगे, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम ने कहा कि ज़कात लेना और देना दोनों हराम है, तो क्या होगा, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी जिसके थ्रू ज़कात नहीं दी जाएगी। नंबर 2, जितने भी डिसीजंस हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम ने क्या है कि जो आम वगैरह, खैरात वगैरह, ज़कात वगैरह देनी है तो लाजमी देनी है, वो कंपलसरी हो जाएगी, लाजमी है। और इस्लाम ने क्या किया है, विरासत के अंदर से महफूज हिस्सा सबका फिक्स कर दिया है, तो उसके मुताबिक सबको अमल करना पड़ेगा। यानी कि इन शॉर्ट का जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे इस कंट्री के अंदर वो सारे इस्लाम के मुताबिक लिए जाएंगे। इस तरह मिक्स्ड इकोनॉमी, ये एमसीक्यू उसके लिए आपको याद रखना है। ये कौन सा सिस्टम है, पाकिस्तानी सिस्टम, और जो पाकिस्तान के अंदर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर मुल्क चलाते हैं। आपको तो पता होगा कुछ लैंड्स वगैरह वो किसके अंदर है, कुछ डिसीजन वो गवर्नमेंट के अंडर है और कुछ किसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर है। यानी कि मुल्क के जितने भी डिसीजन आपको पता लिए जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट के अदारे लेते हैं और कुछ प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल वो डिसीजन लेते हैं। और दूसरा, ये डिमांड एंड सप्लाई की इंटरेक्शन की वजह से भी हमारा मुल्क चल रहा है, यानी कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मिलती है वहां पर हमारे मुल्क की प्राइस को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि मिक्स इकोनॉमी इन दो चीजों से मिलकर बनी है, एक प्लान्ड इकोनॉमी से और दूसरी फ्री इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सचर हमारी कंट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह याद रखना है। इसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम, गुड्स और जो इनकम है वो किस तरह एक हाथों से गुजर के दूसरे हाथों में जाती है, एक शख्स से दूसरे शख्स के पास गुड्स है या कोई इनकम है वो कैसे दूसरे तक जाती है, ये दो सेक्टर के थ्रू जाती है। वो कौन कौन से ये टू सेक्टर आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, कौन कौन से, ये मैंने आपको एमसीक्यू की तरह बना के बता दिए हैं। हाउस होल्ड, नंबर 2 बिजनेस यानी कि फर्म। हाउस होल्ड क्या है, ऐसा अदारा जो गुड्स या सर्विसेज की डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जूते चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो ये मैंने टीचर से तालीम हासिल करनी है या डॉक्टर से मेडिसिन लेनी है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स या सर्विस की डिमांड कर रहा हूँ, तो मेरा रिलेशन किसके साथ बना है, हाउस होल्ड के साथ। इसी तरह मैंने अभी क्या था, जूता लेना, मैंने वो मुझे कौन देगा, बिजनेस यानी कि फर्म देगी। मैंने इल्म हासिल करना, सर्विसेज लेनी है, ये मुझे कौन देगी, फर्म यानी कि बिजनेस देगा। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स छोटा, थोड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करके उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और इसे दूसरी चीज इकोनॉमिक ट्री भी कहते हैं। इकोनॉमिक ट्री क्यों, जैसे एक पूरा फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सी ट्रीज होते हैं, हर कोई ट्री एक जैसा तो नहीं होता, कोई मुख्तलिफ होता है, कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का होता है। हर एक ट्री के बारे में जो स्टडी अलग-अलग करना, तो वो किसके अंदर शामिल होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के बारे में पढ़ना, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ना, या एक और मिसाल ले, अगर ये चेक करना कि जी अच्छा जी रेट कम या ज्यादा हो गया है तो एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, यानी कि छोटे छोटे एक इंडिविजुअल के लिहाज से स्टडी वगैरह करना, वो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन बड़ा, ओवरऑल इंटायरली पूरी इकोनॉमी के लिहाज से स्टडी करना, और ये होल यानी कि पूरी कंट्री का। और इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक फॉरेस्ट। वो क्या था, इकोनॉमिक ट्री यानी कि फॉरेस्ट के अंदर की ट्री की स्टडी करना छोटे छोटे हिस्सों में। और ये इसे इकोनॉमिक फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, ओवरऑल पूरी कंट्री के लिहाज से इसके अंदर मुताला किया जाता है। और जब अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट बढ़ता है, किसी एक शख्स का नहीं बनता। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट हो, अगर रेट हो रहा है तो वो क्या होता है, पूरी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, माइक्रो के अंदर छोटे छोटे पार्ट में स्टडी किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होल का सारा स्टडी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या सेपरेट पूछना चाहते हैं तो आप सेपरेट पूछ लें, ताकि नेक्स्ट टाइम, अभी तो फर्स्ट वीडियो थी, अगर कोई भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम है आप लाजमी कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, ताकि अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है, बाकी पूरी बुक हमारी पड़ी है, ताकि वो नेक्स्ट बेहतर हो जाए, जो आज प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।